हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर शिवराज एसआर नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस एक डिसऑर्डर है जो कि कहीं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है और कहीं ना कहीं जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पुटअप होता ही है। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है अपना ये डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस को पढ़ने से पहले अपन कुछ एक बेसिक चीज़ देखेंगे जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बेसिक चीज़ अपने को समझ में आ जाती है तो जो डिसऑर्डर होता है डायबिटीज़ मेलाइटस वो ऑटोमेटिक अपने को समझ में आ जाएगा। तो डायबिटीज़ मेलाइटस पढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ जो इस डिसऑर्डर्स को पढ़ने से पहले वो अपने को पता होना चाहिए। तो डायबिटीज़ मेलाइटस पढ़ें उससे पहले अपन देखते हैं पेंक्रियाज के बारे में। आपने पेंक्रियाज एनाटॉमी के अंदर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक आता है उसके अंदर पेंक्रियाज का रोल होता है जो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर काम करता है, यानी कि डाइजेशन में वो जो पेंक्रियाज है जो पेंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पेंक्रियाज जो होता है, पेंक्रियाज की एक तरीके से जो लोकेशन होती है एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है। एपिगैस्ट्रिक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में जो होता है पेंक्रियाज प्रेजेंट होता है। तो पेंक्रियाज मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है बोर्ड के ऊपर। ये बोर्ड के ऊपर जो डायग्राम बनाया हुआ है वो पेंक्रियाज का बनाया हुआ है। पेंक्रियाज एक लीफ टाइप स्ट्रक्चर है जो कि एपिगैस्ट्रिक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो पेंक्रियाज जो होता है, पेंक्रियाज डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर काम करती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर अपन इसको पढ़ते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ये डाइजेशन, फूड डाइजेशन में तो हेल्प करता ही है, उसके साथ साथ ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है। यानी कि पेंक्रियाज दोनों टाइप की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है। तो यानी जैसे मैंने लिखा है पेंक्रियाज इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। पेंक्रियाज दोनों ही टाइप की ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन तो मैंने बताया जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ये डाइजेशन, फूड डाइजेशन में ये हेल्प करती है। तो पेंक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है। जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में एक बेसिक चीज है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो डक्ट होता है उसमें, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है अपना सीक्रेशंस डक्ट के थ्रू छोड़ती है, जबकि एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो डक्टलेस होती है, इसमें कोई डक्ट नहीं होती है, ये डायरेक्ट अपना जो सीक्रेशंस है वो कहाँ पहुंचाती है, ब्लड के अंदर। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के फंक्शन जो होते हैं यहाँ पर पेंक्रियाज करता है, यानी कि पेंक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है। तो पेंक्रियाज को अपन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर भी पढ़ते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड है तो जाहिर सी बात है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है तो क्या सीक्रेशन करेगी, हार्मोन का सीक्रेशन करेगी। तो पेंक्रियाज इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पेंक्रियाज इज परफॉर्म्ड बाय पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स, यानी कि पेंक्रियाज जो है, या अपन डायबिटीज मेलाइटस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, तो अपन एंडोक्राइन फंक्शन पढ़ेंगे। यानी कि पेंक्रियाज जो होती है उस दोनों टाइप की ग्लैंड है, उसमें से एक्सोक्राइन फंक्शन ना पढ़ के अपन आज इस टॉपिक के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन पढ़ेंगे। तो पेंक्रियाज की जो एंडोक्राइन पार्ट है वो परफॉर्म करती है कौन, पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स, ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पेंक्रियाज इज परफॉर्म्ड बाय पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स या आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इनको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं। ये अपन डायग्राम में आते हैं, यहाँ पे डायग्राम से मैंने आपको समझाता हूँ कुछ। डायग्राम में देखिए ये जो पार्ट है ये मैंने एक डिओडेनम बनाया है, ये है डिओडेनम, यानी कि जो डिओडेनम है उससे डिओडेनम में एक डक्ट जो होती है ओपन होती है, यानी कि इसकी ओपनिंग ओपन होती है किसकी, पेंक्रियाज की। तो यहाँ पर ये लीफ टाइप जो स्ट्रक्चर है वो पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज के तीन पार्ट होते हैं, एक तो होता है हेड, एक होती है बॉडी और एक होता है टेल, यानी कि पेंक्रियाज के तीन पार्ट है, हेड, बॉडी एंड टेल। तो जो बॉडी और टेल वाला पार्ट है वहां पर ज्यादा करके पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स, यानी कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल जो होती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स के ग्रुप जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं पेंक्रियाज के अंदर। उन स्पेशलाइज्ड सेल्स के ग्रुप को कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स। जैसे मैंने यहाँ बताया है कि इस तरीके की जो मैंने स्ट्रक्चर शो की है वो क्या है, पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स,
ठीक है, ये कई संख्या में होते हैं, किसके अंदर, पेंक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको स्पेशलाइज्ड सेल्स ग्रुप होते हैं, जिनको पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स बोलते हैं, या इनको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कह सकते हैं। क्योंकि ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस मतलब होता है, ये पॉल लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1869 के अंदर, तो उसके नाम से इनको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नाम दिया गया है। तो पॉल लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इन सेल्स को देखा था। तो पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स या आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी इनको कहते हैं। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स जो है, ये जो स्पेशलाइज्ड सेल है, ये क्या फंक्शन करती है, एंडोक्राइन फंक्शन करती है, पेंक्रियाज के अंदर प्रेजेंट है, और ये फंक्शन क्या होता है इनका, एंडोक्राइन फंक्शन होता है। एंडोक्राइन फंक्शन होता है यानी कि ये जो सेल्स होती है पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स, ये कुछ स्पेशल हार्मोन का सीक्रेशन करती है। अभी वो देखते हैं, यहाँ मैंने एक सेल होती है, ये सेल जो यहाँ पे आपको कई सारी सेल्स यहाँ पे अलग अलग दिखाई गई है, ये सब क्या है, पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स है। तो ये पेंक्रियाटिक जो आइसोलेट्स है उसका मैंने एक बड़ा एक स्ट्रक्चर बना के समझने के लिए यहाँ पे बताया है। अगर पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स को अगर अपन ओपन करके देखते हैं तो उसमें कई सारी सेल जो होती है प्रेजेंट होती है। तो मेनली उसके अंदर 3 टाइप की सेल जो होती है प्रेजेंट होती है, मेनली 3 टाइप की होती है। मैं यहाँ पे आपको 4 टाइप बताऊंगा, लेकिन मेनली जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है और जो यूज़ में आती है, यूज़ में सभी सेल आती है, लेकिन जो मेनली अपन जिस सेल्स के बारे में फोकस करेंगे वो देखेंगे अपन यहाँ पर। मैं जो एक्स्ट्रा जो सेल होती है एक और वो भी आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो इसके अंदर 4 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, जिसमें अपन मेनली 3 सेल्स के जो 2 सेल्स होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। तो ये जो पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स है, पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स के अंदर ये जो सेल होती है, ये मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स बनाई है, उनको मैंने अलग अलग इंडिकेट किया है, अलग अलग कलर से अलग अलग इसकी एक तरीके से डिज़ाइन बनाई है, उनसे इंडिकेट किया गया है ताकि आपको पता चल जाए कि अलग अलग सेल्स होती है इसके अंदर। तो ये जो होती है ये सेल्स, इस सेल्स को बोलते हैं अपन अल्फा सेल। क्या बोलते हैं, अल्फा सेल। ये जो सेल होती है इस टाइप की सेल, वो क्या कहलाती है, अल्फा सेल। फिर सेकेंड जो सेल होती है इस टाइप की, इस सेल को बोलते हैं बीटा सेल। क्या बोलते हैं, बीटा सेल। और थर्ड टाइप की एक और सेल दिख रही होगी इस टाइप की, इस सेल को बोलेंगे अपन अल्फा सेल, बीटा सेल, और इसको बोलेंगे डेल्टा सेल। क्या बोलेंगे, डेल्टा सेल, इसको बोलेंगे डेल्टा सेल। फिर एक और टाइप की सेल दिख रही है यहाँ पर, ये जो डॉट डॉट बना रखी है, इस सेल को बोलते हैं अपन, यहाँ नीचे बना देता हूँ, पीपी सेल या एफ सेल भी इसको बोल सकते हैं, या गामा सेल भी इसको बोल सकते हैं। तो अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा 4 टाइप की जो सेल होती है प्रेजेंट होती है। मेनली कई बुक्स के अंदर 3 टाइप की सेल ही लिखी हुई है, अल्फा, बीटा, डेल्टा। और यहाँ पर जो मेन अपने जो काम आने वाली जो सेल है वो उसके बारे में अपन यहाँ पे फोकस करते हुए चलेंगे। तो अपन देखते हैं, यानी कि मैंने पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को लिया, उसको बड़ा करके यहाँ पे बताया। तो उसमें आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर 4 टाइप की सेल प्रेजेंट है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी सेल, एफ सेल या गामा सेल। तो अल्फा सेल जो होती है, यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं अल्फा सेल। तो ये सेल्स किस में प्रेजेंट है, ये सभी सेल पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और यही सेल्स जो होती है ये क्या करती है, हार्मोन का सीक्रेशन करती है। तो देखते हैं यहाँ पर, पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स कंटेन मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेल। पेंक्रियाटिक जो आइसोलेट्स है मेनली कितनी सेल्स होती है, यहाँ पे 3 टाइप की होती है। लेकिन मैंने आपको कुछ फ्यू सेल्स ये भी होती है, मेजर यही प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ फ्यू सेल्स ये भी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सेल्स भी आपको बता दी। कई बुकों के अंदर पीपी सेल, एफ सेल और डेल्टा सेल्स जो गामा सेल्स जो होती है वो भी दिखाई गई है। तो यहाँ पर जो वो है वो सेल्स भी मैंने यहाँ पर शो कर दिया आपको। तो पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स कंटेन मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि 3 टाइप की जो सेल होती है पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स में प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल मैंने यहाँ बनाया, एक तो होती है अल्फा सेल, ठीक है। अल्फा सेल 15% होती है, अप्रोक्स 15% मान के चलें तो कौन सी सेल होती है, अल्फा सेल। अल्फा सेल जो होती है वो सीक्रेट करती है ग्लूकेगॉन।
अल्फा सेल जो होती है वो क्या सीक्रेट करती है, ग्लूकेगोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। ये पैंक्रेटिक आइसोलेट्स में है तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगी, हार्मोन का सीक्रेशन करेगी। ये सभी सेल्स क्या करती है, हार्मोन का सीक्रेशन करती है। तो अल्फा जो सेल है वो सीक्रेट करती है ग्लूकेगोन हार्मोन, और ग्लूकेगोन हार्मोन ये वाली करेगी ग्लूकेगोन हार्मोन। ग्लूकेगोन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, ग्लूकेगोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकेगोन हार्मोन जो कि अल्फा सेल से सीक्रेट हो रहा है, पैंक्रेटिक आइसोलेट्स की अल्फा सेल से सीक्रेट हो रहा है, वो क्या फंक्शन करता है, इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। अपनी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन, ग्लूकेगोन हार्मोन, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ये जो होता है बढ़ाता कैसे है, ये क्या करता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में चेंज करता है। अल्फा जो होता है, अल्फा सेल्स जो कि ग्लूकेगोन हार्मोन का सीक्रेशन कर रही है, वो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ये किस तरीके से बढ़ाता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को, ये क्या करता है, जो ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म होती है ग्लूकोज की, ग्लाइकोजन जो होती है ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है, ये क्या है, स्टोरेज फॉर्म है, यानी कि स्टोरेज ग्लूकोज जो होता है इस रूप में स्टोर रहता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पे रहता है, लीवर एंड स्केलेटल मसल्स के अंदर। लीवर और स्केलेटल मसल्स के अंदर मेजरली जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज स्टोर रहता है। तो ग्लूकेगोन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। किस तरीके से बढ़ाता है, ये क्या करता है कि जो ग्लाइकोजन जो है, स्टोरेज ग्लाइकोजन, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस मतलब टूटना, यानी कि ग्लूकोज जो है, जो ग्लाइकोजन जो है वो किस में टूट रहा है, ग्लूकोज के अंदर। तो ये क्या है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है बढ़ता है। ठीक है, तो ये किसका काम है, ग्लूकेगोन हार्मोन का। और क्या करता है ग्लूकेगोन हार्मोन, इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ये क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाता है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, न्यूट्रिएंट या सब्सटेंस, यानी कि ये क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है कहाँ से, नॉन कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे फैट हो गया, जैसे अमाइनो एसिड्स हो गया, इनसे जब ग्लूकोज बनता है तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करता है। ठीक है, कौन, ग्लूकेगोन हार्मोन। तो ये जो बन रहा है ग्लूकोज फॉर्मेशन नॉन कार्बोहाइड्रेट से, वैसे ग्लूकोज बनता किससे, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज किसका प्रोडक्ट है, ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट का। अपने को ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज नाम सुना है सबने, ग्लूकोज से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है बॉडी को। तो ग्लूकोज जो मिलता है वो मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि जो मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट है वो अपने को ग्लूकोज बॉडी के अंदर प्रोवाइड कराता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से बनता है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रोसेस में होता है उसमें फैट और फैट हो गया, एमाइनो एसिड्स हो गए, ये क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो इनको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट हो गए, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करता है कौन, ग्लूकेगोन हार्मोन। तो ग्लूकेगोन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। अब मैंने बता दिया ग्लूकोज के लेवल को कैसे बढ़ाएगा। एक तो क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन में जो स्टोरेज है, ग्लाइकोजन के रूप में जो ग्लूकोज स्टोर है उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में चेंज कर देगा, जिसको बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सेकंड, इंक्रीज करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है बॉडी के अंदर, तो फैट और प्रोटीन, उससे क्या कराएगा, ये ग्लूकोज का निर्माण कराएगा। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से, न्यूट्रिएंट से ग्लूकोज का निर्माण कराता है। ठीक है, तो इस तरीके से बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तो ये ग्लूकेगोन हार्मोन के फंक्शन हो गए। सेकेंड आता है जो कि मेन सेल है यहाँ पर,
जो कि डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर मेल रोल होने वाला है उस सेल का, वो है बीटा सेल। ठीक है, बीटा सेल फर्स्ट सेल आगे समझ में, अल्फा सेल, बीटा सेल। बीटा सेल जो होती है मेनली 80% अप्रोक्स जो होती है इसकी नंबरिंग होती है, इतनी नंबर में ये प्रेजेंट रहती है, इतना इसका परसेंटेज, यानी कि पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट में रहने वाली कौन सी सेल है? बीटा सेल। बीटा सेल जो होती है मेनली किसका सीक्रेशन करती है? इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। नाम आपने सुना होगा, सीक्रेट इंसुलिन। ठीक है, तो बीटा सेल किसका सीक्रेशन करेगी? इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। अब देखते हैं इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो क्या फंक्शन करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो करता है डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ग्लूकेगोन हार्मोन क्या कर रहा था? ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा था, जबकि इंसुलिन हार्मोन क्या काम कर रहा है? ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है। यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज के लेवल को जो कम कर रहा है वो हार्मोन होता है इंसुलिन। अब वो किस तरीके से बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है वो देखते हैं अपन। यहाँ पर इंसुलिन, जो इंसुलिन हार्मोन है वो किस तरीके से ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बॉडी के अंदर कम करेगा। यहाँ पे देखें, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में चेंज करता है। यानी कि ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट से अपने को बॉडी को मिला है, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट से, जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज में टूटता है, तो ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट से मिला है उस ग्लूकोज को क्या करता है? ये किस फॉर्म में स्टोर कर देता है? ग्लाइकोजन। यानी कि ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। कौन? इंसुलिन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोजिनोलाइसिस को नहीं बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस बोलेंगे, है ना। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये होता है, यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि निर्माण हो रहा है ना इसका, यानी कि फॉर्मेशन हो रहा है, तो ग्लाइकोजेनेसिस। यहाँ पे गलत लिख दिया था मैंने, यहाँ पे होगा ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, क्या होगा? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोज से किस में चेंज हो जाएगा? ग्लाइकोजन में। उस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ये कौन करवा रहा है? इंसुलिन। इंसुलिन के अपोजिट कौन काम कर रहा है? ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन क्या कर रहा है? ग्लूकेगोन तो कर रहा है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर रहा है, जिसको बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, और इंसुलिन जो क्या कर रहा है? ग्लूकोज जो है उसको वापस किस में चेंज कर रहा है? ग्लाइकोजन में, तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये दोनों हार्मोन, ग्लूकेगोन और इंसुलिन जो हार्मोन होता है, बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज जो लेवल होता है, यहाँ पे देख लीजिए कितना होता है अप्रोक्स, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो होता है 70 to 110 mg/dl। ये ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। तो इस लेवल को मेंटेन करने के लिए ये दोनों हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्लूकेगोन और इंसुलिन हार्मोन। अब समझ में आ गया होगा आपको, इस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए ये दोनों हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में चेंज होगा, ग्लाइकोजन में चेंज करवाने के लिए इंसुलिन है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में चेंज कहाँ पर होता है? मेनली लीवर एंड स्केलेटल मसल्स के अंदर। ठीक है, स्पेशली इन लीवर एंड स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या होता है? कौन स्टोर होता है? ग्लूकोज। किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। लगभग 75%, 25% इसमें रहता है, और लगभग 75% स्केलेटल मसल्स में स्टोर रहता है। लगभग अप्रोक्स 500 ग्राम जो होता है वो स्टोरेज होता है। कौन? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइकोजन फॉर्म में लगभग 500 ग्राम, अप्रोक्स 500 ग्राम, 500 ग्राम, इतना स्टोरेज ग्लाइकोजन फॉर्म में ग्लूकोज रहता है। ठीक है, तो कहाँ पे रहता है? लीवर एंड स्केलेटल मसल्स। यहाँ पर कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, और कहीं कितने ही एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पुट अप हो चुके हैं यहाँ से, और आने वाले जो कम्पिटिटिव एग्जाम है यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, कहीं से भी। ये सारी एक एक लाइन
जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर सारी एक एक लाइन यहाँ की इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा ये चीज़। स्पेशली इन लीवर एंड स्केलेटल मसल्स में ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टोर रहता है। अब क्या करता है ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो एक तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर रहा है इंसुलिन, इससे क्या कम हो रहा है, और इंक्रीज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल। इंक्रीज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल। इंसुलिन का एक और फंक्शन होता है, क्या काम करता है कि ये जो बॉडी सेल है, ह्यूमन बॉडी की जो सेल होती है, जब बॉडी सेल होती है, बॉडी की जो सेल होती है उसको क्या कर जो बॉडी की जो सेल होती है उसको उसके फंक्शन करने के लिए, सेल एक्टिविटी करने के लिए क्या जरूरत होती है, ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। और ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो ग्लूकोज बॉडी सेल तक कब पहुंचेगा, जब इंसुलिन होगा। ठीक है, इंसुलिन बॉडी के अंदर नहीं है तो ग्लूकोज भी सेल के अंदर नहीं पहुंचेगा, ब्लड से सेल के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। तो ये क्या करता है इंसुलिन हार्मोन, ये क्या करता है बॉडी सेल्स को ग्लूकोज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, बॉडी सेल्स को ग्लूकोज प्रोवाइड करवाता है कौन, इंसुलिन। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर एक डायग्राम से देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर ये एक सेल है, ये कोई सी भी बॉडी की सेल है। ठीक है, तो सेल के ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या है, इंसुलिन रिसेप्टर्स। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन पैंक्रियाटिक आइसोलेट से जो बीटा सेल है वहाँ से सीक्रेट होता है और ब्लड के थ्रू ये सेल के पास जाता है और यहाँ पे इंसुलिन जो रिसेप्टर होते हैं यहाँ पर आता है। और जब यह इंसुलिन रिसेप्टर्स जो हो गए यहाँ पर आने के बाद में, जैसे इंसुलिन रिसेप्टर्स के पास में आएगा तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज जो है, जैसे मान लो ये ग्लूकोज है, ठीक है, मान लो ये ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज जैसे ही आता है यहाँ पर तो इंसुलिन रिसेप्टर के पास में इंसुलिन आता है और ग्लूकोज की ओपनिंग यहाँ पे, यानी कि ग्लूकोज के लिए एक तरीके से सेल का दरवाजा खोल देता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जैसे इंसुलिन रिसेप्टर पे इंसुलिन पहुंचेंगे तो ग्लूकोज क्या होता है, ब्लड से सेल के अंदर एंटर कर जाएगा और बॉडी को क्या होगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। तो ग्लूकोज जो हो रहा है वो इंसुलिन की वजह से बॉडी सेल को मिल रहा है। तो यही लाइन लिखिए, इंक्रीज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल्स। ठीक है, ये बॉडी सेल्स को ग्लूकोज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सीधा सा इसका यही आंसर है। तो इस तरीके से क्या करता है इंसुलिन काम करता है। एक क्या काम करता है, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। प्रोटीन निर्माण भी कौन करता है, ये इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट, इंक्रीज फैट सिंथेसिस, यानी कि फैट सिंथेसिस यानी फैट का निर्माण भी, फैट का संश्लेषण या फैट सिंथेसिस, फैट फॉर्मेशन भी कौन करता है, इंसुलिन। यानी कि इसमें भी इसका रोल होता है, इसको बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। फैट का सिंथेसिस होने को क्या बोलते हैं, लाइपोजेनेसिस। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है, फैट सिंथेसिस भी करवाता है, कौन, इंसुलिन। ठीक है, और क्या करवाता है, प्रिवेंशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रिवेंट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस अभी मैंने बताया था। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, नॉन ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट से, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन किससे होगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट नहीं है, यानी कि जैसे फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इनसे जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को रोकता है। अगर ये प्रोसेस रुकेगी तो क्या होगा, इंसुलिन जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या होगा, कम होगा। चलेगी प्रोसेस तो बढ़ेगा और रुकेगी तो कम होगा। तो प्रिवेंट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को। हाँ, ठीक है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस में बता दिया ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 to 110 mg/dl मेंटेन रहता है इन दोनों हार्मोन की वजह से। ठीक है, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा और फंक्शन थे इंसुलिन के, ये बता दिए, ये इंपॉर्टेंट है ये सारे फंक्शन। ठीक है, एक चीज है, जैसे कोई चीज सिंगल यूनिट से एक सिंगल यूनिट है उससे कॉम्प्लेक्स यूनिट बनती है, यानी कि एक मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ये आपको पता होना चाहिए। अगर सिंगल से कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है,
सिंगल से कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसको तो बोलेंगे अपन बोलेंगे एनाबोलिज्म। क्या बोलेंगे? एनाबोलिज्म। और कॉम्प्लेक्स से वापस सीधा सिंगल बन रहा है तो उसके बोलेंगे कैटाबोलिज्म। बनना टूटना, सिंगल यूनिट से कॉम्प्लेक्स यूनिट बनती है तो उसको बोलते हैं एनाबोलिज्म, और कॉम्प्लेक्स यूनिट से वापस सिंगल यूनिट बनती है उसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म, और इस पूरी दोनों ही प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबोलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबोलिज्म। तो ये होता है मेटाबोलिज्म। ठीक है, सिंगल से कॉम्प्लेक्स होगी तो एनाबोलिज्म बोलेंगे, और कॉम्प्लेक्स यूनिट से वापस सिंगल बनेगी तो उसको बोलेंगे कैटाबोलिज्म। और दोनों ही जो होता है कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, वो दोनों ही को बोलते हैं अपन मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर इंसुलिन का जो रोल होता है वो मेटाबॉलिज्म में हो रहा है। देखो, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, यानी कि प्रोटीन बना रहा है, तो यानी कि प्रोटीन बना रहा है तो क्या कर रहा है? यहाँ पे प्रोटीन बनेगा तो मतलब इन जो एमाइनो एसिड्स होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे एमाइनो एसिड्स ब्लड के अंदर बढ़ते हैं, उन एमाइनो एसिड से क्या बना देता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। ऐसे ही क्या होता है? अगर फैटी एसिड्स इंक्रीज होते हैं तो उससे क्या कर रहा है? ये लिपिड फॉर्मेशन, लाइपोजेनेसिस। ठीक है, तो इसको बोलेंगे लाइपोजेनेसिस, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जैसे ही ब्लड के अंदर एमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स बढ़ते हैं तो इंसुलिन क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है और लिपिड सिंथेसिस यानी लाइपोजेनेसिस करवाता है। तो ये क्या कर रहा है? सिंगल यूनिट से कॉम्प्लेक्स यूनिट बना रहा है, तो ये क्या हो गया? एनाबोलिज्म हो गया। तो ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कर रहा है एक तरीके से। क्या कर रहा है? मेटाबॉलिज्म। जैसे ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बनना, सिंगल से कॉम्प्लेक्स, एनाबोलिज्म, और वापस ग्लूकेगोन हार्मोन की वजह से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में चेंज होना, कैटाबोलिज्म। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों किस में आ गए? मेटाबॉलिज्म में। तो ये क्या करवाता है? इंसुलिन मेटाबॉलिक्स, जो इंसुलिन हार्मोन है वो मेटाबॉलिज्म में इसका मेन रोल होता है। तो ये मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ें सब क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस जब अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर आने वाली है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओवरऑल जो होते हैं ये दो जो मैंने सेल पढ़ाई, अल्फा सेल और बीटा सेल, जिसमें बीटा सेल और अल्फा सेल जो होती है दोनों ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है। ठीक है, और तीसरी सेल जो होती है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल को यहीं देख लेते हैं अपन, यहीं पे मैं बता देता हूँ डेल्टा सेल। ठीक है, डेल्टा सेल जो करती है, ये डेल्टा सेल ये करती है सोमेटोस्टेटिन। कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सीक्रेट करती है। कौन? डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सीक्रेट होता है। ये हार्मोन जो होता है ग्लूकेगोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन को इनिबिट करता है। कौन? सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन होता है हाइपोथैलेमस से भी सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जो स्टोमक होता है वहाँ से भी सीक्रेट होता है। ठीक है, और पेंक्रियास से भी ये सीक्रेट होता है, जो कि इसको डेल्टा जो सेल होती है वो सीक्रेट करती है। और इसका फंक्शन क्या होता है? सोमेटोस्टेटिन का फंक्शन होता है, ये क्या करता है? इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन के सीक्रेशन को इनिबिट करता है। कौन? सोमेटोस्टेटिन। तो थर्ड सेल ये हो गई डेल्टा सेल। ठीक है, फोर्थ होती है पीपी सेल, एफ सेल या गामा सेल। पीपी सेल, एफ सेल या गामा सेल जो होती है ये सीक्रेट करती है क्या? पॉलीपेप्टाइड। क्या करती है? पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, क्या सीक्रेट करती है? पैंक्रेटिक। यहां लिख देता हूं मैं इसको भी, पीपी सेल पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड का सीक्रेशन करती है, जो कि क्या करता है? ये पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड जो डाइजेशन होता है, फूड डाइजेशन, उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कुछ फ्यू सेल्स होती है, मेजर ये 3 सेल ही होती है, अल्फा बीटा डेल्टा। ठीक है, तीनों के फंक्शन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैंने बता दिया। और ये जो सेल होती है पीपी सेल्स, पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड जो सीक्रेट करती है, वो डाइजेशन में इसका रोल होता है, डाइजेशन में ये हेल्प करती है सेल। तो मेनली जो मैंने सेल होती है इसमें प्रेजेंट होती है वो आपको बता दी। जो डेल्टा सेल होती है अप्रोक्स 5% प्रेजेंट होती है। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन सीक्रेशन करती है। ठीक है, किससे? डेल्टा सेल से
ये होता है, और ये इनिबिट करता है किसको, इंसुलिन और जो ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है उसके सीक्रेशन को। ठीक है, ये मैंने बता दिया है, और ये आपको इसका नोट डाउन कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन डायबिटीज़ मेलाइटस पढ़ते हैं अपन कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। बेसिक देखने के बाद इसमें देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करें तो अपन इनके वर्ड देखें तो डायबिटीज़ मतलब जो होता है वो होता है, डायबिटीज़ इंडिकेट करता है पोलीयूरिया। किस कंडीशन को इंडिकेट करता है, पोलीयूरिया। ठीक है, मेलाइटस मीन्स होता है हनी। मेलाइटस मीन्स होता है हनी, जिसको आप शहद बोलते हो। तो डायबिटीज़ वह कंडीशन जिसमें पोलीयूरिया, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी कि बार बार पेशेंट को जो होता है यूरिन आता है, यानी कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, उस कंडीशन को बोलेंगे पोलीयूरिया। वही होती है ऐसी कंडीशन जिसमें पोलीयूरिया कंडीशन डेवलप हो जाए, वो कहलाता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जरूरी नहीं कि शुगर का लेवल उसके अंदर बढ़े। ठीक है, डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, पोलीयूरिया कंडीशन डेवलप हो जाती है, यूरिन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है, पेशेंट को बार बार जो होता है यूरिन आता है। ठीक है, वो कंडीशन होती है डायबिटीज़। मेलाइटस मीन्स होता है हनी। ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा और पोलीयूरिया कंडीशन डेवलप होगी। इस नाम से ये समझ में आ जाता है सॉरी। तो डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करें तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है एक तरीके से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों का ही जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, मैंने मेटाबॉलिज्म बताया कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो मैंने आपको भी जस्ट बताया है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तीनों का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या होगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्यों इम्पेयर्ड होगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। क्यों हुआ ये मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड, क्योंकि इंसुलिन की यहाँ पर क्या है, डेफिशिएंसी है, इंसुलिन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो बहुत कम प्रेजेंट है ना। इस वजह से ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मेटाबॉलिज्म जो होता है इम्पेयर्ड हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में। तो डायबिटीज मेलाइटस क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और प्रोटीन, ठीक है, ये तीनों बॉडी के लिए मेजर न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक है, इनका मेटाबॉलिज्म यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेफिशिएंसी है किसकी, इंसुलिन की। ठीक है, तो ये डिस्टर्बेंस हो जाता है इसमें। मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, क्या है, मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है ये, कौन, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, दो टाइप में अपन इस डिसऑर्डर को देखते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप जो होता है वो फर्स्ट टाइप डीएम यानी कि फर्स्ट टाइप डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या होता है, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। फर्स्ट टाइप डायबिटीज मेलाइटस में क्या होगा, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, इंसुलिन, यानी कि यहाँ पर इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं होता है किसमें, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस के अंदर। और टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस के अंदर अगर इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसके अंदर इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है तो क्या, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा, फैट का मेटाबॉलिज्म होगा, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा, इन तीनों का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। और इन तीनों का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो ये सब बॉडी के लिए जरूरी है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है ये, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। तो इन न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो
इनके मेटाबॉलिज्म के लिए बॉडी को क्या करें, बॉडी क्या होगी, इंसुलिन पे डिपेंड है। इनका अगर मेटाबॉलिज्म होना है तो कहीं ना कहीं इंसुलिन की ज़रूरत है, और इनका मेटाबॉलिज्म के लिए इंसुलिन जो होता है ज़रूरी है। तो इंसुलिन किस पे डिपेंड, इंसुलिन जो होता है वो कहाँ से दिया जाएगा, इंसुलिन बॉडी के अंदर तो नहीं है, ठीक है। टाइप फर्स्ट के अंदर क्या बोला, डेफिशिएंसी है, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी किसकी, इंसुलिन की। बिल्कुल भी इंसुलिन बॉडी के अंदर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होगा, बॉडी को इंसुलिन कहाँ से लेना पड़ेगा, एक्सोजिनस इंसुलिन देना पड़ेगा। कौन सा, एक्सोजिनस इंसुलिन पे डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है। एक्सोजिनस मतलब बाहर से, बॉडी के बाहर से इंसुलिन उस पर्सन को, उस ह्यूमन को दिया जाएगा, जब जाके इन जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है इनका मेटाबॉलिज्म हो पाएगा, ठीक है। तो एक्सोजिनस इंसुलिन जरूरत पड़ रही है पेशेंट को, तो यानी कि ये क्या है, बॉडी किस पे डिपेंड है, इंसुलिन पे डिपेंड है। तो टाइप फर्स्ट को बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, डी लिख देता हूँ, डायबिटीज मेलाइटस, IDDM भी इसको बोलते हैं, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो फर्स्ट टाइप कौन सा हो गया, टाइप फर्स्ट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि यहाँ पर इंसुलिन बिल्कुल है नहीं, यानी कि बॉडी किस पे डिपेंड है, इंसुलिन पे डिपेंड है। और इंसुलिन कहाँ से दिया जाएगा, फिर बाहर से दिया जाएगा, इनका मेटाबॉलिज्म करवाना है, तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी इंसुलिन की कमी हो गई है, इंसुलिन बिल्कुल बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होगा। टाइप सेकंड जो है, इधर देखें टाइप सेकंड के अंदर, टाइप सेकंड जो है वो क्या है, इसके अंदर लैक ऑफ इंसुलिन है, यानी कि टाइप सेकंड जो डायबिटीज मेलाइटस होता है उसके अंदर इंसुलिन तो है लेकिन वो क्या है, कम, लैक ऑफ इंसुलिन। यहाँ पे क्या लिखा, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो, बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं है बॉडी के अंदर, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन का क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया है। अब देखते हैं वो कैसे क्या होता है। लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन कम है, यानी कि बॉडी के अंदर इंसुलिन तो है और इंसुलिन लेकिन कम है, तो मेटाबॉलिज्म के लिए पूरा डिपेंड नहीं होना पड़ेगा एक्सोजिनस इंसुलिन के ऊपर, क्योंकि बॉडी के अंदर इंसुलिन तो है। इंसुलिन इतना है बॉडी के अंदर कि फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो सके, इतना इंसुलिन तो यहाँ पे सीक्रेशन होता है टाइप सेकंड के अंदर, जिसमें फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो सके, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, ठीक है। किसमें, टाइप फर्स्ट सेकंड के अंदर। तो ये किस टाइप का होगा, यानी कि पूरा ये किस पे डिपेंड नहीं है, एक्सोजिनस इंसुलिन पे ये बॉडी जो होगी, टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस वाले पर्सन की बॉडी जो होगी एक्सोजिनस इंसुलिन पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होगी, तो ये होगा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो किस टाइप का होगा, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, NIDDM, नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस, तो टाइप सेकंड होता है वो, ठीक है। तो आ गया समझ में, इसमें बॉडी इंसुलिन पर डिपेंड है, इंसुलिन बिल्कुल सीक्रेट नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, इसके अंदर इंसुलिन तो हो रहा है सीक्रेट, ठीक है, लेकिन कम हो रहा है, ठीक है। तो इतना सीक्रेशन हो रहा है कि फैट और प्रोटीन वगैरह का मेटाबॉलिज्म हो जाए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए जो होता है अपन इंसुलिन पहले दूसरी देखते हैं, दूसरे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स वगैरह वो देखते हैं, नहीं होता तो फिर बाद में इंसुलिन जो होता है वो भी इसके अंदर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से क्या है, एक तरीके से इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस जो होगा टाइप सेकंड होगा, ठीक है। तो दो टाइप का होगा डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो टाइप फर्स्ट का डायबिटीज मेलाइटस है IDDM, वो डेवलप होता है 20 ईयर्स ऑफ एज, 20 ईयर्स की जो एज होती है वहाँ तक जो एज होती है, यानी कि उनके नीचे वाले जो पर्सन है उनमें मोस्टली ये IDDM टाइप का जो होता है डायबिटीज मेलाइटस प्रेजेंट रहता है। अगर ये इन्फेंसी और चाइल्डहुड में डेवलप हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं जुवेनाइल DM। अगर टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस अगर बच्चे की जब छोटी एज होती है, इन्फेंसी एज होती है या चाइल्डहुड एज होती है, अगर उस एज में ही डेवलप हो जाता है
टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, तो उसको जुवेनाइल डीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं। टाइप सेकंड के अंदर देखते हैं, देखो रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन मैंने बताया, यहाँ पर टाइप सेकंड के अंदर इंसुलिन तो है लेकिन कम है, और क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस हो जाता है किसका? इंसुलिन का। तो यहाँ पर ये देखते हैं, ये सेल है एक, ठीक है, ये क्या है? बॉडी की सेल है। मैंने बताया था कि बॉडी की सेल के ऊपर क्या होते हैं? रिसेप्टार्स होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलिन रिसेप्टार। क्या होते हैं? इंसुलिन रिसेप्टार। और ये इंसुलिन रिसेप्टार जो होते हैं वो इन इंसुलिन रिसेप्टार से आके कौन जुड़ता है? इंसुलिन हार्मोन। जो इंसुलिन जो होता है वो यहाँ पर आके अटैच होता है, कहाँ पर? इन इंसुलिन रिसेप्टार पे। और इन इंसुलिन रिसेप्टार्स पे आके जब जुड़ेगा इंसुलिन हार्मोन, यहाँ पर जब आएगा तो वो क्या करेगा? यहाँ पर जैसे रिसेप्टार पे पहुँचेगा तो ये रिसेप्टार, इस रिसेप्टार पे इंसुलिन को ये रिसेप्टार जैसे ही रिसीव करते हैं तो क्या होता है? ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो होता है वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है, और सेल को क्या मिल जाती है? एनर्जी। सेल को क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। तो सेल को ग्लूकोज चाहिए उसकी एनर्जी के लिए, तो बॉडी सेल को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इंसुलिन की। और हर बॉडी सेल के अंदर, कई बॉडी सेल है, कुछ एक बॉडी सेल्स में नहीं होता है, मोस्टली जो बॉडी सेल्स होती है उनके अंदर क्या होता है? इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, जहाँ पर इंसुलिन जो आता है वह आता है, वहाँ पे जुड़ता है, और वो जैसे ही आएगा वहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर पे, तो वो क्या होगा? वहाँ से ग्लूकोज जो बाहर ब्लड से है वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, और ग्लूकोज जो होगा सेल को मिल जाएगा। तो सेल को ग्लूकोज चाहिए, सेल को एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, तो उसके लिए कौन जरूरी है? इंसुलिन जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन मैं बता रहा हूँ इंसुलिन की कमी है और इंसुलिन कम है, और रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन हो रहा है। सेकेंड डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन का मतलब है कि जो इंसुलिन रिसेप्टर जो ये है वो क्या हो जाते हैं? रेजिस्टेंस हो जाते हैं। किसके अगेंस्ट? इंसुलिन के अगेंस्ट। जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं। और ये क्या करता है? जैसे ही इंसुलिन रिसेप्टर के पास इंसुलिन जो हार्मोन आता है, वो इंसुलिन रिसेप्टर के पास इंसुलिन जैसे ही आएगा तो वो क्या होगा? इनको रेजिस्ट करेंगे, ठीक है, ये उनको क्या करेंगे? इंसुलिन को रेजिस्ट करेंगे। ये रिसेप्टर उन पे काम नहीं करेंगे, और ये क्या होगा? जैसे यहाँ पर वो जो इंसुलिन है उसको रेजिस्ट करेंगे तो क्या होगा? ग्लूकोज जो होगा वो अंदर नहीं जा पाएगा। क्या होगा? ग्लूकोज अंदर नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन हो गया। यहाँ पे ये इंसुलिन के अंदर सीधा सा ओवरऑल बात करें तो जो इंसुलिन रिसेप्टर है उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से इंसुलिन जो हो रहा है वो इंसुलिन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इंसुलिन रिसेप्टर डिटेक्ट नहीं करने की वजह से क्या हो रहा है? इंसुलिन यहाँ पे अटैच नहीं हो पाता है सही तरीके से, और ग्लूकोज को जाने के लिए अंदर एंट्री नहीं मिल पाती है। किसके अंदर? सेल के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी तो क्या होगा? कोई ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल को एनर्जी नहीं मिल रही है, ग्लूकोज बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ही पड़ा हुआ है, ठीक है, सेल के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है। तो रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन ये होता है। तो टाइप सेकंड के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाएगी और रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है, रिसेप्टर्स के यहाँ पे फंक्शन इसका डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन, ठीक है। डेवलप इन आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज, जो सेकंड टाइप का जो NIDDM है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, वो 20 ईयर्स एज के बाद डेवलप होता है। ये मोर कॉमन टाइप का होता है, यानी कि ज़्यादा करके जो डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। 90% डायबिटिक पेशेंट इसी के होते हैं। जैसे मैंने बताया नॉर्मली जो मिलता है मोस्ट कॉमन वो टाइप सेकंड होता है, ठीक है। 90% केसेज जो होंगे वो इसके होंगे, ठीक है। अब कॉजेज और रिस्क फैक्टर की बात करें तो टाइप फर्स्ट के अंदर जो कॉजेज है, यानी कि टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या है? इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी, बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं सीक्रेट हो रहा है। कहाँ से होता है इंसुलिन सीक्रेट? पेंक्रेटिक आइसोलेट की बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो पेंक्रेटिक आइसोलेट्स है वहाँ की जो बीटा सेल्स है उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है, इसलिए इंसुलिन जो होता है वो सीक्रेट नहीं हो रहा है, इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ पेंक्रेटिक आइसोलेट्स बीटा सेल्स
बाई इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के द्वारा जो बीटा सेल्स जो होती है पेंक्रेटिक आइसोलेट की, वो क्या होती है, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जैसे इन्फेक्शन मान लो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया, लाइक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये मोस्ट कॉमन होते हैं इसलिए ये बताया मैंने, ठीक है। तो लाइक जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया, तो उनकी वजह से क्या हो गया, बीटा सेल जो होती है पेंक्रेटिक आइसोलेट की, वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा वहाँ पे, तो इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में सीक्रेट नहीं होगा, या बिल्कुल ही सीक्रेट वहाँ पे नहीं होगा। किसका, इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन। ऑटो एंटीबॉडी में डिस्ट्रॉय बीटा सेल, जो अपनी जो बॉडी जो अपनी जो एंटीबॉडी होती है ह्यूमन बॉडी की, वही क्या करती है, कभी कभी जो होती है एंटीबॉडी, ऑटो एंटीबॉडी, ह्यूमन बॉडी की जो एंटीबॉडी है वो खुद की सेल्स को ही क्या करती है, डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। तो ऑटो एंटीबॉडी में डिस्ट्रॉय बीटा सेल्स, तो ये भी क्या करते हैं, बीटा सेल्स को क्या करती है, ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो एंटीबॉडी, वो खुद की बॉडी की सेल्स को ही क्या होती है, डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। तो ह्यूमन बॉडी की अंदर की जो एंटीबॉडी है वही बीटा सेल को डिस्ट्रक्ट कर दे, तो ऐसा कंडीशन में हो सकता है बीटा सेल डिस्ट्रक्ट होगी तो वही इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर सीक्रेट नहीं होगा, या बिल्कुल ही सीक्रेट नहीं होगा। हेरिडिटरी यानी ये आनुवंशिक, जेनेटिकली भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, उसके पेरेंट्स को था, उसके बच्चों में भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर या कॉजेज थे जिनको आप कह सकते हो, ठीक है। तो इनकी वजह से जो होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। और सेकंड टाइप के डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर बात करें तो इसके रिस्क फैक्टर या कॉज देखें तो ओबेसिटी, यानी कि जो मोटे व्यक्ति होते हैं, जो ओबेसिटी होती है वो मेजर रिस्क फैक्टर है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो होते हैं, जो मोटापा जिनके अंदर फैट ज़्यादा होता है, उन लोगों में रिस्क रहता है किसका, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के चांस उसमें बढ़ जाते हैं। तो ये मेजर रिस्क फैक्टर, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर और कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। ओल्ड एज आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उस कंडीशन में भी टाइप 2 का डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर है जो कि डायबिटीज़ मेलाइटिस को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इन कंडीशन में ये जो डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होता है वो हो सकता है। तो मैंने ये बता दिए कि टाइप डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होता है वो क्या होता है और इसके कितने टाइप है। तो 2 टाइप का होता है, और इसके अंदर ऑल ओवर बात करें तो डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों का जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से। और कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों का ही मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन की कमी है बॉडी के अंदर, तो इनका मेटाबॉलिज्म तो बॉडी के अंदर होना जरूरी है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा बॉडी के अंदर तो बॉडी को क्या होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। कई सारे जो कंटेंट है प्रोटीन पे डिपेंड है, ठीक है। कई सारे सीक्रेशन जो प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। कई सारे जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है वो प्रोटीन से बनती है। तो ऑल ओवर बात करें तो प्रोटीन और फैट का कहीं बॉडी के अंदर कहीं जो सेल्स के अंदर रहता है, अलग अलग इनका रोल होता है। और ये इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो बॉडी के अंदर इनकी जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए बॉडी को क्या होना पड़ेगा, इंसुलिन पे डिपेंड है। यानी कि इनका इंसुलिन पे डिपेंड है तो बॉडी को एक्सोजीनस इंसुलिन पे डिपेंड होना पड़ेगा। यानी कि इनको मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए बॉडी को बाहर से इंसुलिन दिया जाएगा, और बाहर से देने की जरूरत पड़ रही है, यानी कि वहाँ पर टाइप 1 का डायबिटीज़ मेलाइटिस है, यानी कि बॉडी के अंदर इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उनको बाहर से दिया जा रहा है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, बॉडी इंसुलिन पे डिपेंड हो गई है, तो उस टाइप का डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 में देखने को मिलेगा। इसके अंदर बिल्कुल भी इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता है बॉडी के अंदर। बच्चों में ज़्यादा होने के चांस है, 20 ईयर्स एज तक होने के ज़्यादा चांस है, बच्चों में हो जाता है तो उसको जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं, फर्स्ट टाइप को। और इसके रिस्क फैक्टर देखें तो बीटा सेल्स जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं होता है, ठीक है। उसके मैंने यहाँ पे बता दिए हैं रिस्क फैक्टर, इन्फेक्शन, ऑटो एंटीबॉडी, हेरिडिटरी, इसके रिस्क फैक्टर या कॉजेस हो सकते हैं। नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटिस वही, इसके अंदर बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं है, इसके अंदर इंसुलिन है
लेकिन कम है, इतना इंसुलिन है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन हो जाता है, यानी कि इंसुलिन रिसेप्टर जो होते हैं वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर इंसुलिन काम करना होगा इंसुलिन को, वहीं वो रिसेप्टर जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन रिसेप्टर्स पे इंसुलिन आके जुड़ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो होगा सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। सेल के अंदर ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए इंसुलिन का रिसेप्टर पे जुड़ना जरूरी है। ठीक है, तो इंसुलिन रिसेप्टर जो होते हैं रेजिस्टेंस हो जाएंगे इंसुलिन के खिलाफ, अगेंस्ट जो होंगे इंसुलिन रिसेप्टर रेजिस्टेंस हो जाएंगे इसके अंदर। ये ज़्यादा करके 20 ईयर्स एज के बाद में होता है, मोर कॉमन टाइप है। 90% पेशेंट के अंदर टाइप 2 का डायबिटीज़ मिलता है, डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके रिस्क फैक्टर में देखें तो ओबेसिटी जो होता है, जो फैटी जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होने के चांस बढ़ जाते हैं, और ओल्ड एज जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है तो उसमें होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप का डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो मैंने वापस एक बार तुरंत रिवाइज भी करा दिया इसको, तो यहाँ से कहीं से भी इसमें से जो होता है क्वेश्चन पुटअप हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इसमें कम से कम एक भी क्वेश्चन निकाले तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन निकल सकते हैं इसके अंदर से, तो वो हर एक लाइन से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे वो इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर कौन कौन से जो होते हैं साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंट के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, अपन इसके कॉजेज पढ़ लिए, रिस्क फैक्टर पढ़ लिए, और डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है वो अपन ने देख लिया। अब उसी के अकॉर्डिंग जो होंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स निकलेंगे। अभी 1 बाय 1 देखते हैं अपन। डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर, मेलाइटस मतलब हनी बताया था मैंने, शहद जिसको बोलते हैं। डायबिटीज़ मतलब पोलीयूरिया। तो आपको ये तो पता है कि ये जो दोनों पोलीयूरिया और हनी मतलब शहद, बॉडी के अंदर शहद ज़्यादा हो जाता है, कहने का मतलब है शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो बॉडी का जो फर्स्ट जो सिम्टम्स दिखेगा एक तरीके से, तो वो कौन सा होगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर बढ़ जाएगा। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस में ग्लूकोज बढ़ेगा तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। जो कि मैंने बताया था आपको, फास्टिंग जो ग्लूकोज लेवल होता है वो नॉर्मली होता है 70 से 72,110 mg पर DL, 72,110 mg पर DL। ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है पेशेंट का। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा नॉर्मल फास्टिंग के अंदर ग्लूकोज आ रहा है तो पेशेंट डायबिटिक, जो पेशेंट का जो है ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो ज़्यादा है। तो नॉर्मली ऑल ओवर बात करें, पेशेंट अगर खाना खा भी लिया है पेशेंट ने, तो उसका ग्लूकोज लेवल जो होता है वो 145 से अबव नहीं होना चाहिए। अगर 145 से अबव आ रहा है तो प्री डायबिटिक कंडीशन के अंदर पेशेंट आ जाता है। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन में नॉर्मल से जो होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन बोलेंगे। तो डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर फर्स्ट जो होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंसुलिन की कमी है, और इंसुलिन क्या काम करता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ये अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इंसुलिन नहीं है तो उसका अपोजिट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये हो जाएगा। ठीक है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, अपने आप जो होते हैं साइन एंड सिम्टम्स जो इसके होते हैं वो अपने आप निकलते जाएंगे। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। पॉलीफेजिया, ठीक है, पेशेंट के अंदर पॉलीफेजिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी। इसके 3 पीक कार्डिनल साइन माने जाते हैं। ठीक है, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, इनको बोलते हैं कार्डिनल साइन, यानी कि मेजर 3 साइन है ये। ठीक है, 3 कार्डिनल साइन होते हैं। ठीक है, 3 कार्डिनल साइन है, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया। ये 3 कार्डिनल साइन जो होते हैं पेशेंट के अंदर दिखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर। तो पॉलीफेजिया की बात करें, पॉलीफेजिया को हाइपरफेजिया भी बोलते हैं। पॉलीफेजिया यानी कि पेशेंट को ज़्यादा भूख लगेगी, यानी कि एक्सेस हंगर। ठीक है, एक्सेसिव हंगर, इंक्रीज एपिटाइट, यानी कि पेशेंट की भूख जो होगी वो बढ़ जाएगी।
अब देखते हैं यहाँ पर इसकी फिजियोलॉजी देखते हैं कि पेशेंट की जो होती है वो पेशेंट को जो हंग्री जो होता है पेशेंट को बार बार भूख क्यों लगती है इसके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर। अब इसके अंदर बात करें तो मैंने बताया था आपको अभी ये बॉडी की सेल है, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल मान लेते हैं, ये बॉडी की सेल है, यहाँ लिख देता हूँ बॉडी सेल, ठीक है। सेल को एनर्जी के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पर है ये ब्लड वेसल्स, यहाँ क्या है ये ब्लड वेसल्स मान लीजिए आप, ठीक है। ये होती है ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये तो हो गई ब्लड वेसल्स, ये हो गई बॉडी सेल, तो ये हो गई ब्लड वेसल, ये हो गई बॉडी सेल, ठीक है। बॉडी को एनर्जी के लिए, बॉडी की कोई भी सेल है उसको उसकी एक्टिविटी के लिए, उसकी एनर्जी के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी। और बॉडी के अंदर यहाँ पर डायबिटीज़ मेलाइटिस कंडीशन को याद रखिए। डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर एक चीज़ देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटिस में मैंने बताया कि यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन की जो होती है वो कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन की डायबिटीज़ मेलाइटिस में अंदर कमी हो जाती है। टाइप फर्स्ट के अंदर और टाइप सेकेंड के अंदर इंसुलिन होता है लेकिन कम होता है और रेजिस्टेंस हो जाती है इंसुलिन रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अपन किस तरीके से पेशेंट को जो होता है पॉलीफेजिया की कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो होता है 70 to 110 mg पर DL रहता है, ठीक है। 70 से 110 mg पर DL, ठीक है। ये ब्लड ग्लूकोज जो होता है लेवल रहता है BG, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ठीक है। बॉडी सेल है, बॉडी को एनर्जी के लिए बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। अपन ने सेल चैप्टर भी पढ़ लिया है, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो एनर्जी को स्टोर रखते हैं, ठीक है। तो इनको सेल को एनर्जी के लिए इन माइटोकॉन्ड्रिया को किसकी ज़रूरत होती है, ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, ठीक है। ग्लूकोज, ठीक है। मान लो ये ग्लूकोज है ना, इसको क्या होगी, ये ग्लूकोज की ज़रूरत होगी किसको, इस सेल को। लेकिन यहाँ पर सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इंसुलिन की कमी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर इंसुलिन की कमी है, लैक ऑफ इंसुलिन, ठीक है। क्या है ये, इंसुलिन की कमी है। और इंसुलिन की कमी है तो बताओ ग्लूकोज, यहाँ कंडीशन तो कौन सी डेवलप हो रही है, इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन की कमी है तो क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन, इंसुलिन की कमी है तो जो ग्लूकोज है, ठीक है, इंसुलिन की जो कमी है वो ग्लूकोज जो हो रहा है ग्लाइकोजन में स्टोर नहीं हो पाएगा, ठीक है। ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज करता है ग्लूकोज को। तो इंसुलिन जो कम है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में स्टोर नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये ग्लूकोज कहाँ है, जा रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। तो ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो रहा है तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो गई, ठीक है। प्लस ये कंडीशन हाइपरग्लाइसीमिया हो गया बॉडी के अंदर, ब्लड में ग्लूकोज फुल है, यानी कि इतना ग्लूकोज है कि एनर्जी बॉडी को आराम से जो सेल को है वो एनर्जी मिल सकती है। लेकिन ये ग्लूकोज जो हो रहा है ब्लड के अंदर तो है, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन है, लेकिन ये सेल को नहीं मिल पा रहा है। ये ग्लूकोज जो होता है इस सेल को नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इंसुलिन नहीं होने की वजह से, इंसुलिन की कमी होने की वजह से जो हो रहा है, यहाँ पे इंसुलिन की कमी है तो ग्लूकोज जो हो रहा है वो बॉडी की सेल को यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, बॉडी की सेल को नहीं मिल पा रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, इंक्रीज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी सेल्स, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करवाता है बॉडी सेल को, यानी कि ग्लूकोज जो होता है बॉडी सेल को मिलता है कब, जब इंसुलिन होगा। अब यहाँ इंसुलिन नहीं है तो ये क्या होगा, ग्लूकोज बॉडी सेल को नहीं मिल पाएगा। तो इनको नहीं मिल पा रहा है, ये चीज़ नहीं हो पा रही है तो क्या होगा, और एक तो ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है और ऊपर से रेजिस्टेंस है, ठीक है। सेकेंड टाइप में देखें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो रिसेप्टार्स होते हैं, है ना, इंसुलिन रिसेप्टार वो क्या हो रहे हैं, वो भी इंसुलिन रिसेप्टार भी जो होते हैं वो भी इम्पेयर्ड होंगे, वो क्या करते हैं, इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भी ग्लूकोज जो होगा सेल को
नहीं मिल पाएगा, सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पाएगा। तो ग्लूकोज ब्लड के अंदर तो काफ़ी सारा है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में भी स्टोर नहीं हो रहा, तो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन बढ़ गई, यहाँ से नॉर्मल से ज़्यादा ग्लूकोज होने लग गया, है ना। और ग्लूकोज सेल को भी नहीं मिल पा रहा, ठीक है, ग्लूकोज सेल को भी नहीं मिल पा रहा। तो सेल क्या होती है, सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पाता है तो सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, सेल को एक्टिविटी के लिए, उसकी जो एक्टिविटी होती है उसके लिए एनर्जी नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, सेल क्या होगी, एक तरीके से सेल स्टारवेशन हो जाएगा, सेल भूखे मरेगी, सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, जैसे बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलता है तो क्या होता है, एनर्जी नहीं मिलेगी। तो वैसे ही सेम सेल को एनर्जी नहीं मिल रही है, ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है, ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा है लेकिन सेल को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन होगा तो ग्लूकोज जो होगा सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो नहीं मिल पा रहा है तो क्या होगा, उस कंडीशन में सेल स्टारवेशन हो जाएगा। क्या होगा, सेल स्टारवेशन, क्या हो जाएगा, सेल स्टारवेशन, ग्लूकोज नहीं मिलने के कारण। और सेल स्टारवेशन हो जाएगा तो ये सेल क्या होगी, इसको एनर्जी नहीं मिल रही है तो ये सेल क्या करेगी, मैसेज भेजेगी, किसको, ये सेल जो होती है वो मैसेज सेंड करेगी, ठीक है। ये सेल क्या करेगी, मैसेज सेंड करेगी, किसको मैसेज सेंड करेगी, नर्वस सिस्टम को मैसेज सेंड करेगी। हाइपोथैलेमस जहाँ पर इसके सेंटर होते हैं वहाँ पे मैसेज जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास मैसेज भेज दिया जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास में मैसेज जाएगा और वहाँ पर जो हंगर सेंटर है वो एक्टिवेट होगा और वहाँ पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट जो ह्यूमन बॉडी होगी, जैसे ही नर्वस सिस्टम को पता चलेगा कि बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत है तो बॉडी के अंदर तो ग्लूकोज है, बॉडी के अंदर तो ग्लूकोज है लेकिन इंसुलिन की कमी की वजह से ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है तो सेल स्टारवेशन हो जाएगा। और ये जो सेल होती है वो मैसेज जाएगा, सेल किसके पास मैसेज भेजेगी, नर्वस सिस्टम के पास मैसेज जाएगा, हाइपोथैलेमस के वहाँ पे हंगर सिस्टम जो होगा वो एक्टिवेट होगा और ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट के लिए पेशेंट को, हंगर सिस्टम जैसे एक्टिवेट होगा तो पेशेंट क्या होगा, भूख लगेगी पेशेंट को। ये मैसेज कहाँ से दिया जा रहा है, सेल की तरफ से, ठीक है। तो पेशेंट को क्या लगेगी, भूख लगेगी, सेल स्टारवेशन होगा तो पेशेंट को क्या लगेगी, भूख लगेगी। तो पेशेंट को क्या हो जाता है, हाइपरफेजिया हो जाता है, एक्सेसिव हंगरनेस हो जाती है, यानी कि पेशेंट की भूख बढ़ जाती है। तो पेशेंट क्या होता है, बार बार सेल को एनर्जी देने के लिए पेशेंट क्या होता है, खाना खाता है, ठीक है, लेकिन एनर्जी फिर भी सेल को नहीं मिलेगी। ग्लूकोज जितना भी होगा वो ब्लड में जाके, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में भी चेंज नहीं होगा, स्टोरेज भी नहीं होगा और ग्लूकोज जो होगा ब्लड में इकट्ठा होता रहेगा और इसका लेवल बढ़ता रहेगा, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा होता रहेगा। तो ये कंडीशन बार बार चलती रहेगी तो पेशेंट को क्या होगा, ये मैसेज क्या होगी, सेल बार बार देती रहेगी तो इसलिए पेशेंट को क्या होगा, बार बार भूख लगेगी। तो पॉलीफेजिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी, किसमें, डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट के अंदर। तो ये यहाँ पे फिजियोलॉजी काम करती है, ठीक है। तो पॉलीफेजिया के अंदर ये होगा, तो पॉलीफेजिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी इस तरीके से। सेकेंड होगा पॉलीयूरिया हो जाएगा पेशेंट को, डायबिटीज़ जो मेलाइटस वाले पेशेंट को क्या होगा, पॉलीयूरिया, यानी कि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जो होगी बढ़ जाएगी, पेशेंट क्या होगा, बार बार यूरिन जाएगा, बार बार भूख लगेगी, सेल स्टारवेशन हो गया, ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है इसी वजह से, और बार बार यूरिन जो होगा आउटपुट करेगा, यानी कि पेशेंट बार बार यूरिन पास करेगा। अब वो किस तरीके से पास करेगा, यहाँ पर भी उसकी फिजियोलॉजी काम करती है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया और यहाँ पे एक डायग्राम और बना के बताता हूँ मैं आपको। देखो उसको बार बार क्यों पॉलीयूरिया हो जाएगा, ये जैसे ब्लड वेसल्स, ठीक है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, ये बॉडी की सेल है, ये बॉडी की क्या है, सेल्स, ये बॉडी की क्या है, सेल्स है, ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो यानी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बॉडी का, ब्लड का, सॉरी, ब्लड का क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट जो सोल्यूट है वो बढ़ते जा रहे हैं, ब्लड क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है एक तरीके से। तो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन जो हो रही है ब्लड के अंदर हो रही है ना, ठीक है, वो क्यों हो रही है आपको पता चल गया है, ठीक है। ये सेल है बॉडी की, इनके बीच में फ्लूइड भरा होता है, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल
फ्लूइड, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे पेशेंट को पॉलीयूरिया कंडीशन डेवलप हो रही है। बॉडी की जो सेल है, ठीक है, इनके बीच में फ्लूइड भरा होता है, सेलों के बीच में, अंदर तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है और बाहर जो होता है सेल के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ता जा रहा है, उस कंडीशन को बोल रहे हैं हाइपरग्लाइसीमिया। जैसे ही ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता जा रहा है, पेशेंट क्या हो रहा है, जो ब्लड जो हो रहा है वो कंसंट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ब्लड के अंदर सॉल्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि वहाँ पर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो जाए, किसमें, ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है, फ्लूइड को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ के कंपेरेटिवली इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, होता नॉर्मली बराबर है उस टाइम, लेकिन यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज जो हो रहा है ब्लड के अंदर, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो गया, सॉल्यूट्स की मात्रा बढ़ गई। यहाँ पर सॉल्यूट्स, देखो सॉल्यूशन में दो चीज़ होती है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें दो चीज़ होती है, एक तो होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब वाटर मान लो, ये हाइड्रोस्टेटिक बनाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, और ये होता है सॉल्यूट्स, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है, ऑस्मोटिक, सॉल्यूट कौन सा प्रेशर बनाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्वेंट जो कि वाटर होता है, जो कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने सेल पढ़ाया था उसके अंदर भी पढ़ा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, इसकी वजह से ही जो होता है ब्लड जो होता है सर्कुलेशन में रहता है, यानी कि जब आर्टरी से जब टिश्यू को सप्लाई होता है और वहाँ से वापस रिटर्न होता है, तो ये ऑस्मोटिक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ही जो होते हैं इन चीज़ों को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो इनमें कम ज़्यादा होना, स्वेलिंग जो बॉडी के अंदर कई बार स्वेलिंग हो जाती है, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको जब ब्लड पढ़ रहे थे, प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो बनाता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन में जो एल्ब्यूमिन होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम जब मैंने ब्लड सेल पढ़ी थी उस टाइम मैंने ये चीज़ें पढ़ाई थी, आपको ब्लड पढ़ा था तब अपन ने, तो मेरी वो क्लास नहीं देखी तो आप उसको एक बार देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि मैंने किस तरीके से वो उसके अंदर बताया था। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो हो रहा है, शुगर लेवल बढ़ रहा है यहाँ पर, तो ब्लड जो होता है कंसंट्रेट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो होते हैं सॉल्यूट्स जो हो गए वो बढ़ गए कंपेरेटिवली इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और सॉल्यूट्स की मात्रा बढ़ गई तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, और ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ का ज़्यादा होगा वहाँ पर फ्लूइड मूव करेगा उसकी तरफ, जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है सॉल्यूट्स के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर शुगर लेवल बढ़ गया तो कंसंट्रेट हो गया ब्लड, सॉल्यूट्स की मात्रा बढ़ गई तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ गया, किसका, ब्लड वेसल्स का, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो कहाँ मूव करेगा, यहाँ पर कहाँ मूव करेगा, ब्लड की तरफ, और ब्लड की तरफ फ्लूइड जो होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो वाटर होगा यहाँ का, वो कहाँ आ जाएगा, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में आ जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, और ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम ब्लड वेसल्स के अंदर बढ़ जाएगा तो किडनी क्या करेगी, जैसे ही ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है किडनी क्या करती है, एक्स्ट्रा जो ब्लड होता है उसको, एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है उसको क्या करती है, रिमूव करती है यूरिन के थ्रू, कौन, किडनी। तो जैसे इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, किडनी क्या करेगी, एक्सक्रीट करेगी जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा जो फ्लूइड वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही ब्लड के अंदर
ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन डेवलप हो गई, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही बढ़ता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो कहाँ पे मूव हो जाता है, ब्लड के अंदर मूव हो जाता है। जैसे ही ब्लड के अंदर मूव होगा, इंक्रीज हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो किडनी को पता चल जाएगा कि ब्लड के अंदर फ्लूइड की मात्रा बढ़ गई है, उसको बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, तो जैसे ही किडनी को पता चलेगा वो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है उसको बाहर रिमूव कर देगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या होगा, पॉलीयूरिया। ठीक है, तो बार बार क्या होगा, जैसे किडनी यूरिन पास कराएगी, फिर वापस से ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी, फिर बार बार जो होगा, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन यहाँ बढ़ी हुई है, तो बार बार पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और पेशेंट को क्या होगा, बार बार यूरिन आउटपुट होगा। ठीक है, बार बार यूरिन आएगा। तो इस कंडीशन की वजह से पॉलीयूरिया कंडीशन जो होती है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो आपको पॉलीफेजिया समझ में आ गया, इसको हाइपरपेजिया बोलते हैं। क्यों उसको भूख लगती है पेशेंट को, क्यों पॉलीयूरिया होता है, इंक्रीज हो जाता है ब्लड वॉल्यूम, इसकी वजह से पॉलीयूरिया होता है। मैंने बता दी कि फिजियोलॉजी क्यों यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। उसके बाद में पॉलीडिप्सिया, यानी कि पेशेंट को एक्सेस थर्स्ट लगती है। क्या लगती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो होती है वो प्यास लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही कंडीशन हो रहा है। इस कंडीशन के अंदर जो सेल को जो होती है वो प्रॉपरली क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लूइड नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लग रही है। सेल क्या हो रही है, सेल को यहाँ से पूरा वाटर कहाँ एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ब्लड के अंदर पूरा वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण से, जिसकी वजह से सेल क्या हो रही है, डिहाइड्रेटेड हो रही है। सेल को पूरा फ्लूइड नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर मात्रा में फ्लूइड नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो होता है, यही मैसेज जो होता है, ये सेल्स जो होती है जैसे अंगर का मैसेज सेंड करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, वैसे ही ये मैसेज जो होता है नर्वस सिस्टम के पास जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और वहाँ पे जो हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस वहाँ पे जो थर्स्ट सेंटर होता है वो एक्टिवेट होता है, थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होता है। ठीक है, और पेशेंट कहाँ दौड़ा जाता है, पानी पीने, कि पानी पेशेंट को जैसे ही हाइपोथैलेमस में मैसेज जाएगा सेल को प्यास लग रही है। ठीक है, तो पेशेंट क्या होगा, पानी पीने जाएगा, और पानी पीने जाएगा तो वो पेशेंट को यानी कि प्यास लग रही है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगी, डेवलप हो जाएगी पेशेंट के अंदर। तो पेशेंट को क्या होगा, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा, एक्सेस थर्स्ट, क्योंकि यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है, बार बार बॉडी के अंदर पानी जाता है और पानी को ब्लड के थ्रू जैसे ही ब्लड इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो पेशेंट को पॉलीयूरिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी, फ्लूइड की कमी होगी, सेल को फ्लूइड पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से पॉलीडिप्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, सेम ये मैसेज जो होता है फ्लूइड नहीं मिलने की वजह से सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमस के पास भेजेगी, और वहाँ थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होगा और प्यास लगने लग जाएगी, किसको, उस ह्यूमन को, उस पेशेंट को। ठीक है, तो पॉलीडिप्सिया की कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। तो एक्सेस थर्स्ट, तो ये 3P कार्डिनल साइन होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के, यानी कि 3P बोलते हैं इसको, ये डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर होते हैं। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन कार्डिनल साइन होते हैं। ये जो तीनों कंडीशन है वो मेनली टाइप फर्स्ट जो पेशेंट होता है, टाइप फर्स्ट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, उसके अंदर नजर आती है। ठीक है, तो तीनों जो होती है मोस्टली किस में नजर आएगी, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के अंदर ये 3 साइन होते हैं मेनली, है ना। ठीक है, ग्लूकोसूरिया, यानी कि ग्लूकोज जो होता है यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन। ठीक है, अब वो कैसे होगा, वही कंडीशन यहाँ पर है, जैसे जैसे ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, ब्लड के अंदर ये ब्लड वेसल्स है, इसमें 180 mg पर DL, 180 mg पर DL तक ब्लड के अंदर शुगर जो होता है, किडनी के पास जैसे ही ब्लड जाता है, अगर ब्लड के अंदर 180 mg से नीचे का शुगर है तो ब्लड उस शुगर को एक्सक्रीट नहीं करती है, यानी कि किडनी की थ्रेशोल्ड वैल्यू एक तरीके से, अगर किडनी को यानी कि बॉडी के अंदर जो किडनी होती है वो एक तरीके से क्या काम करती है, अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर रिमूव कर देती है। ठीक उसी तरीके से अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 180 से अबव हो जाता है तो किडनी क्या करती है, उस एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उसको बाहर
एक्सक्रीट करती है। ये किडनी का फंक्शन है। किडनी को बता दिया गया है कि 180 mg/dl से अगर ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है तो आपको ब्लड ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता जा रहा है और ग्लूकोज लेवल इतना बढ़ गया ब्लड के अंदर कि 180 mg/dl से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, किडनी की थ्रेशोल्ड वैल्यू है ये, किडनी की थ्रेशोल्ड वैल्यू 180 mg/dl। इस तक तो किडनी क्या होती है, ग्लूकोज को बाहर एक्सक्रीट नहीं करती है यूरिन के थ्रू। लेकिन अगर इस वैल्यू से ज़्यादा 180 से अबव अगर ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू हो जाती है, ठीक है, ब्लड के अंदर, तो किडनी क्या करती है, यूरिन के थ्रू ग्लूकोज को बाहर एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो क्या होगा, ग्लूकोसूरिया कंडीशन हो जाएगी कब, व्हेन ब्लड शुगर लेवल अबव 180 mg/dl। ठीक है, अगर ब्लड शुगर इफ ब्लड शुगर इंक्रीज्ड अबव 180 mg/dl, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, तो क्या करेगी किडनी, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को 180 से अबव जो ग्लूकोज लेवल है उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करेगी, ब्लड से बाहर एक्सक्रीट करेगी, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। तो उस कंडीशन को बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया, यानी कि शुगर जो होगी यूरिन के अंदर भी प्रेजेंट होगी। तो ग्लाइकोसूरिया भी डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर देखने को मिलता है। एक मिलता है कीटोन यूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर कीटोन की मात्रा भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये किस कंडीशन में डेवलप होगा ये भी देखते हैं अपन, इसकी भी फिजियोलॉजी। कीटोन यूरिया जो है, यूरिन के अंदर कीटोन है, तो ये कहाँ से आए कीटोन, वो देखते हैं इसकी। मैंने आपको बताया था जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीनों का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। तो इसके अंदर कीटोन यूरिया जो होता है, अगर इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है, इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, फैट जो होता है, एनर्जी के 3 सोर्स है, एनर्जी के 3 सोर्स है। ठीक है, एनर्जी जो मिल रही है अपने को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ठीक है, ये तीनों एनर्जी के सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट यूज में नहीं लिया जा रहा है बॉडी के अंदर। डायबिटीज़ मेलाइटिस कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, लेकिन ये इंसुलिन नहीं होने की वजह से यूज में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, फैट जो होता है उसका ब्रेकडाउन करेगी। ठीक है, बॉडी क्या करेगी, फैट का ब्रेकडाउन करेगी, यानी कि बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिल रही है तो बॉडी किससे एनर्जी लेगी, फिर सेल स्टारवेशन हो रहा है। मैंने बताया था कि सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो सेल स्टारवेशन हो रहा है, तो सेल को एनर्जी के लिए क्या होगा, फिर फैट टूटने लगेगा और फैट से सेल को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो फैट जब टूटेगा, ठीक है, फैट जब टूटेगा, मैंने बताया था कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस, मैंने बताया था जब पढ़ा था तब भी जस्ट पीछे, ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करता है, इंसुलिन कम करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करता है, और ग्लूकेगॉन जो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन नहीं है तो जाहिर सी बात है ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा यहाँ पर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से शुगर एनर्जी नहीं मिल पा रही है, ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो सेल क्या करेगी, फैट से एनर्जी लेगी। तो बॉडी क्या करेगी, फैट का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देगी और ग्लूकोनियोजन यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से जो होगा वो ग्लूकोज बनेगा। तो फैट जब टूटेगा, फैट से जब सेल एनर्जी लेगी, ठीक है, तो क्या होगा, उससे कीटोन बनेंगे। क्या बनेंगे, एनर्जी तो मिलेगी लेकिन फैट टूटेगा तो क्या बनेंगे, कीटोन बॉडीज बनेगी। और कीटोन बॉडीज बनेगी बॉडी के अंदर, तो ये कीटोन बॉडी क्या होगी, जैसे 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 सेल टूटती रहेगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होगी, फैट से एनर्जी मिलती रहेगी, ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिल पा रही है, इंसुलिन की कमी है, तो फैट टूटेगा और कीटोन बॉडीज बॉडी के अंदर बढ़ती रहेगी। और कीटोन बढ़ेगी तो कीटोन क्या है, एसिड। एक तरीके से क्या होते हैं कीटोन्स, एसिड होते हैं। क्या होते हैं, नेचर में ये एसिड होते हैं, और एसिड होते हैं, ठीक है, तो कीटोन क्या होंगे, यूरिन के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। तो किडनी क्या होगी, कीटोन को भी
बाहर निकालने लग जाएगी। नॉर्मल लेवल से वैल्यू से ज़्यादा होगी जैसे इनकी वैल्यू, तो कीटोन्स जो होते हैं बॉडी से बाहर निकलेंगे यूरिन के थ्रू। तो यूरिन में क्या प्रेजेंट रहेंगे, कीटोन यूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर कीटोन भी प्रेजेंट है। कीटो यूरिया प्रेजेंट है, इसका मतलब है फैट से जो हो रही है वो सेल्स एनर्जी ले रहा है। ठीक है, फैट टूट रहे हैं जिससे कीटोन बॉडीज बन रही है, और कीटोन बॉडीज बनेगी तो कीटोन क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, तो बॉडी के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन भी डेवलप हो जाएगी। क्या होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन भी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और कीटोन बॉडीज बढ़ेंगे तो इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। क्या बोलते हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है, तो डायबिटिक कीटोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो ये एक तरीके से ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जो है वो किस में देखने को मिलेगा, टाइप फर्स्ट के अंदर। ठीक है, ये भी टाइप फर्स्ट में और ये भी टाइप फर्स्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, डायबिटिक कीटो एसिड, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्युटली इंसुलिन की कमी है। तो समझ में आ गया, डी के डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा एक तरीके से किसका, अगर इस कंडीशन को ट्रीट नहीं किया गया तो कीटोन की मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ती रहेगी और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की कंडीशन बढ़ जाएगी। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बॉडी के अंदर बढ़ने हो जाएगा। ठीक है, तो कीटोन क्या होते हैं, नेचर में एसिड होते हैं। ठीक है, ये क्यों बन रहे कीटोन बॉडीज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से सेल को एनर्जी नहीं मिल पा रही है। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट तो है, ग्लूकोज प्रेजेंट तो है, लेकिन इंसुलिन की कमी की वजह से सेल जो होती है ग्लूकोज का यूज़ नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से फैट टूटेगा और फैट से सेल एनर्जी लेगी। फैट टूटेगा तो फैट क्या होते हैं, कीटोन बॉडी बनाते हैं, और कीटोन बॉडी बढ़ेंगे बॉडी के अंदर तो कीटोन की मात्रा यूरिन में बढ़ने लग जाएगी। यूरिन के अंदर कीटोन एक्सक्रीट होगा और क्या कंडीशन डेवलप हो जाएगी, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जो कि कॉम्प्लिकेशन है एक तरीके से टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस का। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एब्सोल्यूट इंसुलिन की कमी है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। तो कीटो यूरिया, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर एक स्मेल आती है, एसीटोन ब्रीथ होती है पेशेंट को। क्या होती है, एसीटोन ब्रीथ। इसके अंदर एसीटोन ब्रीथ होती है। कौन सी ब्रीथ होती है, एसीटोन ब्रीथ जिसको बोलते हैं। ये फ्रूटी स्मेल ब्रीथ होती है। कौन सी, किस टाइप की आती है इसमें, फ्रूटी स्मेल ब्रीथ, जो जब कीटोन की मात्रा बढ़ेगी। तो डी के कंडीशन में एसीटोन ब्रीथ होगी। जब वो सांस लेगा पेशेंट तो उसकी जो ब्रीथ होती है वो क्या होगी, एसीटोन टाइप की होगी, जो कि फ्रूटी स्मेल ब्रीथ होती है। स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी टाइप की होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो पुटअप कर लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डी के अंदर एसीटोन ब्रीथ, फ्रूटी स्मेल ब्रीथ जो होगी पेशेंट में प्रेजेंट होगी। तो कीटोन यूरिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी। आगे देखिए, वीकनेस, बॉडी के अंदर वीकनेस हो जाएगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, बॉडी के अंदर जो होगा वीकनेस जो होगी कंडीशन डेवलप हो जाएगी, क्योंकि सेल को एनर्जी नहीं मिल पा रही है। सेल एनर्जी नहीं मिल रही है तो फुली एक्टिव नहीं है, तो वीकनेस हो जाएगी, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगा, बॉडी में क्या होगी, मजबूती नहीं रहेगी। ठीक है, फटीग, थकान सी हो जाएगी, और पेशेंट को वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेट लॉस। वेट लॉस क्यों होगा, पेशेंट को क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट का वजन कम होने लग जाएगा। कौन से, मेनली टाइप फर्स्ट पेशेंट में ये होता है। ये भी किस में होता है, मेनली टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर। इसमें क्या होगा, टाइप फर्स्ट के अंदर वेट लॉस होने लग जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में स्टोर नहीं हो रहा। क्योंकि इंसुलिन क्या काम करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करता है, एमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाता है, फैट से फैटी एसिड से फैट बनाता है, लिपिड बनाता है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से स्टोरेज फॉर्म होती है, इन चीज़ों को ले जाके क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, सबका मेटाबॉलिज्म कर रहा है ना। तो ये बॉडी के अंदर स्टोर करवाने का काम कर रहा है कौन, इंसुलिन। टाइप फर्स्ट के अंदर इंसुलिन ये चीज़ कर रहा है, लेकिन टाइप फर्स्ट के अंदर यहाँ पर डायबिटीज़ मेलाइटिस में इंसुलिन नहीं है, तो स्टोरेज नहीं हो पा रहा है उन चीज़ों का, जिसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस होने लग जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा, फैट सिंथेसिस नहीं हो रहा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो रहा, तो स्टोरेज का काम कर रहा है, स्टोरेज का काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो बॉडी वेट लॉस में जाने लग जाएगी, किसमें, टाइप फर्स्ट के अंदर। ठीक है, तो कार्डिनल साइन टाइप फर्स्ट के ये भी है,
वेट लॉस मेजरली टाइप फर्स्ट के अंदर क्या है, रेयरली टाइप सेकंड में भी होता है वेट लॉस, ठीक है। ये डीके टाइप फर्स्ट का कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। तो ये कंडीशन जो होती है वो डेवलप होने लग जाएगी। तो ये मैंने फिजियोलॉजी और इसके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है वो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा कुछ और मैनिफेस्टेशंस है वो भी बताता हूँ मैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। और बात करें तो कुछ कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो इसके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर देखने को मिलेंगे। माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन यानी कि जब शुगर जो होता है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी इसके अंदर, तो शुगर जो होता है ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाएगा। तो जो एंडोथीलियम जो लेयर होती है जो ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियम लेयर होती है, या अंडर वाली जो लेयर होती है एंडोथीलियम लेयर, एंडोथीलियम, तो जो एंडोथीलियम लेयर होती है इसके अंदर ये ब्लड है, इसमें शुगर है, तो ये शुगर जो होता है वो एंडोथीलियम लेयर को डैमेज करने लग जाएगा। क्या करेगा, ये शुगर जो होगा एंडोथीलियम लेयर के अंदर डिपॉजिट होने लग जाएगी, ठीक है। कौन, शुगर, ठीक है। एंडोथीलियम लेयर के अंदर डिपोजिशन होने लग जाएगा तो एंडोथीलियम लेयर जो होगी वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। कौन, शुगर की वजह से, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन की वजह से एंडोथीलियम लेयर जो होगी इम्पेयर्ड हो जाएगी। तो कुछ कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं मैक्रोवास्कुलर और माइक्रोवास्कुलर जो कॉम्प्लिकेशन जो होंगे वो देखने को मिलेंगे इसके अंदर। माइक्रोवास्कुलर जो कॉम्प्लिकेशन है जैसे रेटिनोपैथी, इसमें रेटिनोपैथी देखने को मिलेगा, यानी कि रेटिना जो होती है आई की उसके अंदर इम्पेयर्ड हो जाएगा। ग्लूकोमा जो कंडीशन होगी, रेटिनोपैथी ग्लूकोमा कंडीशन जो होगी वो डेवलप हो जाएगी। कैटरेक्ट जो होगा वो डेवलप हो जाएगा। ब्लड विजन जो होगा वो पेशेंट को होने जाएगा, यानी कि पेशेंट को धुंधलापन दिखाई देने लग जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन जो होती है वो डेवलप हो जाएगी। ब्लड विजन, जो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो लेंस को जो होगा, ग्लूकोज जो होगा लेंस जो प्रोटीन होते हैं उनसे अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लड जो होगा धुंधला टाइप दिखाई देगा, ब्लरिश विजन हो जाएगा। कैटरेक्ट कंडीशन डेवलप हो सकती है, ग्लूकोमा पेशेंट को डेवलप हो सकता है इनकी वजह से, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो पेशेंट की जो एक्सट्रीमिटीज़ है उसके अंदर न्यूरोपैथी जो नर्व होती है वो डैमेज होने लग जाएगी। डिक्रीज पेन सेंसेशन, पेशेंट को जो होगा पेन सेंसेशन कम होने के, यानी कि पेन जो होगा पेशेंट को, दर्द का अनुभव पेशेंट को होगा नहीं, सेंसेशन कम हो जाएंगे। पेनलेस, पेशेंट को इंजरी होगी तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। पेरेस्थेसिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी। टिंगलिंग, प्रिकिंग, बर्निंग, नम्बनेस टाइप जो होगा पेशेंट को, इस टाइप की झंझनाहट टाइप, बर्निंग हो रही है पेशेंट को, नम्बनेस हो रहा है एरिया, तो वो इस टाइप के जो कंडीशन होगी पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाएगी। ये एक्सट्रीमिटीज़ में, मोस्टली एक्सट्रीमिटीज़ में दिखाई देगी, जैसे हैंड हो गया, आर्म हो गया, लेग्स, फीट जो हो गए, इनके अंदर ये कंडीशन पेरिस्थेसिया कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये कंडीशन जो होगा पेरिफेरली डेवलप हो सकती है पेशेंट के अंदर, ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएंगे। नेफ्रोपैथी, किडनी के अंदर भी जो होती है वो कंडीशन डेवलप हो जाएगी, जैसे पाइलोनेफ्राइटिस कंडीशन पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर जो पैथी है, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ठीक है, रेटिनोपैथी, ये ग्लूकोज हाई लेवल की वजह से जो होती है ब्लड सर्कुलेशन जो होता है इनका इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर्ड होने की वजह से प्रॉपर जो होता है ब्लड, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स ये प्रॉपर नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ये कंडीशन जो होती है डेवलप होने लग जाती है। नेफ्रोपैथी हो जाएगा पेशेंट को, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है नेफ्रोपैथी में। मैक्रो कॉम्प्लिकेशन भी इसके अंदर डेवलप हो सकते हैं। ये माइक्रोवेसल्स कहते हैं। ये मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो जैसे चेस्ट पेन, सीएडी, कोरोनरी आर्टरी जो होती है, ठीक है, वहाँ पर कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगी, यानी कोरोनरी आर्टरी को सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। सीएडी, चेस्ट पेन हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी में सही सप्लाई नहीं जाएगी, चेस्ट पेन होने लग जाएगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सही सप्लाई नहीं होने की वजह से सीएचएफ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट को हो सकता है, ठीक है। तो ये मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बस जो होता है वो डेवलप होने लग जाता है, ठीक है। तो एंडोथीलियम में डिपोजिशन किसका होने लग जाता है? शुगर का। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं डेवलप होने लग जाते हैं। मैक्रोवास्कुलर भी हो सकते हैं, माइक्रो भी हो सकते हैं, ठीक है। गैंग्रीन जो होता है वो डेवलप होने लग जाएगा, वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही टिश्यू को। गैंग्रीन मोस्टली जो होता है एक्सट्रीमिटीज़ में डेवलप होगा, जैसे लेग्स हो गए,
लेग्स में, टोज में हो सकता है, ठीक है। तो जो प्रोमिनेंट जो पार्ट होते हैं फीट के, उसमें वो डेवलप होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो गैंग्रीन डेवलप हो सकता है, गैंग्रीन नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू, वो होता है गैंग्रीन, ठीक है। अल्सरेशन, अल्सर पेशेंट को हो जाएगा, थोड़ा सा भी कट लगेगा तो वो घाव जल्दी से भर नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही कट लगेगा तो डायबिटिक पेशेंट ऑलरेडी शुगर लेवल जो होता है ब्लड के अंदर हाई है, तो बैक्टीरिया को और न्यूट्रिशन मिलने के चांस बढ़ जाएंगे, बैक्टीरिया जल्दी से मरेगा नहीं, यानी कि ना। तो अल्सरेशन कंडीशन जो होगी वो डेवलप हो जाएगी, थोड़ा सा भी कट लग से, थोड़ा सा भी कुछ घाव बन गया तो अल्सर वगैरह बन सकते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। स्लो वुंड हीलिंग, जो वुंड हीलिंग अगर किसी को घाव हो गया हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट को, तो वो पेशेंट जो होगा जल्दी से उस घाव से रिकवर नहीं हो पाएगा, इन्फेक्शन जल्दी से ट्रीट नहीं होगा, स्लो वुंड हीलिंग हो जाएगी पेशेंट को। जो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी जो वुंड हीलिंग होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। और अल्सर वगैरह, इंजरी वगैरह होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वो सब इन कॉम्प्लिकेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स जो अपन ने भी पढ़े और ये कुछ कॉम्प्लिकेशन जो अपन ने पढ़े वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।